हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीना नॉलेज पे और मैं हूं अमित कुमार। आज देखेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए संगीत का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं लाया हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग की बात कर लें तो बीपीएससी टीआरई 4 जो है आपका पैटर्न है और बिल्कुल आप लोगों के लिए स्पेशल, लेकिन खास अगर आप लोग ईएमआरएस वाले हैं या एस्टेट या फिर अगर बात कर ले डी ट्रिपल एसबी की, तो दोस्तों आप लोग अगर वो भी हैं तो आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है आप लोग के लिए भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वह प्रश्न केवल बीपीएससी ही पूछ सकता है, भाई वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले खास छोटी सी बस रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे दोस्तों आप लोग नए हैं या पुराने हैं भाई, तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त भाई के मोटिवेशन के लिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अंश स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। देखिए दोस्तों, अंश स्वर क्या होते हैं? अंश वैसा स्वर जो कि जिसका प्रयोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार किया जाता है, जिसका प्रयोग ज़्यादा होता है, तो वही तो होता है हमारा अंश स्वर। तो अंश स्वर हो गए हमारे। तो अंश स्वरों की संख्या जो बताई गई है भाई, कितनी बताई गई है, तो इसकी संख्या की बात करेंगे तो 63 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ग्रह स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। अब भाई ग्रह स्वरों की अगर हम बात कर लेंगे तो ग्रह स्वरों की जो संख्या है, वो ग्रह कहते किसको है, तो जाति गायन का वह स्वर जहां से क्या होता था, गायन प्रारंभ किया जाता था, वही तो ग्रह कहलाते थे ना भाई। तो ग्रह स्वरों की संख्या जो मानी गई है वो आपके ये भी 63 ही माने गए हैं, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आगे देखते हैं नंबर 3 हमारा क्या प्रश्न पूछ रहा है, न्यास स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। भाई न्यास के स्वर को जो होते हैं, न्यास किसे कहते हैं, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट, न्यास क्या होता है, ठीक है? क्योंकि कमेंट करना आप लोग सीखिए और कमेंट से जो है आपकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी मजबूत बनती है, तो और प्रश्न जो है आपके डीपली माइंड में सेट हो जाते हैं। तो न्यास किसे कहते हैं जरा कमेंट कीजिएगा, इनके स्वरों की संख्या मैं भी बताता हूँ। तो तीसरा का जो जवाब हो जाएगा, न्यास के अगर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो न्यास के स्वर माने जाते हैं 21, ठीक है? 21 स्वर माने जाते हैं न्यास के। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि अपन्यास स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। देखिए अपन्यास स्वरों की अगर हम बात कर लेंगे तो अपन्यास स्वरों की जो संख्या मानी जाती है दोस्तों, उसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 56 इसका जवाब हो जाएगा। यानी कि अपन्यास स्वरों की संख्या 56। मैंने आपको बताया अंश, अंश का कितना बताया, अंश का बताया आपको 63, आपको फिर मैंने क्या बताया ग्रह का, तो ग्रह भी बताया आपको 63, और आपको मैंने क्या बताया, आपको बताया न्यास के स्वरों की संख्या जो कि 21, और अब बता रहा हूँ आपको अपन्यास की स्वरों की संख्या जिसकी जो कि आपके कितना 56, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं जाति के कितने भेद बताए गए हैं। भाई जाति के अगर भेदों की बात कर लेंगे तो जाति के कितने भेद, तो जाति आप जानते हैं ना, जाति कितने 18 जातियां हैं भाई, भरत ने बताया है कितने जाति, भरत के अनुसार 18 जातियां हैं। तो 18 जातियों में से जाति के जो भेद हैं वो 2 भेद हो जाते हैं, उसमें जाति को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 भेद। तो अगर बताना होगी कौन कौन से, तो एक आपकी हो जाती है शुद्ध जातियाँ, ठीक है? एक आपका हो जाता है शुद्ध जातियाँ और दूसरा हो जाता है आपका विकृत जातियाँ। तो यही 2 प्रकार के जातियाँ माने गए हैं, बताए गए हैं। ये आपके 18 प्रकार की जातियों का वर्णन किया है भरत ने, ठीक है? किसमें, नाट्य शास्त्र में। आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, हृदय नारायण देव ने अपनी ग्रंथ हृदय प्रकाश में कितने मेल बताए। देखिए सबसे पहले भाई आप लोग जान लीजिए यहाँ पे कि हृदय नारायण देव का कौन सा ग्रंथ है, तो ग्रंथ का नाम है हृदय प्रकाश, ठीक है? हृदय प्रकाश को किसने लिखा, तो हृदय नारायण देव ने लिखा, ठीक है भाई? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें जो है कितने मेल बताए गए हैं, देखिए मेलों की संख्या जो है यहाँ पे ये छूट गए थे, इसलिए मैं इनको यहाँ पे पकड़ कर ले आया क्वेश्चन को। तो आप लोग को बता दूं कि हृदय नारायण देव के अनुसार जो है मेलों की संख्या की बात करेंगे तो इन्होंने जो है दोस्तों मेल बताए हैं, 12 मेल बताए हैं। ग्रंथ कौन सा, हृदय प्रकाश, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न है 6ठा नंबर, इनमें से कौन संधि प्रकाश राग नहीं है। भाई संधि प्रकाश राग कौन होता है, वे राग जो कि आपके 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रातः या फिर संध्या काल के में गाए जाते हैं, ठीक है? कब, तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, या तो प्रातः में या तो फिर शाम को। तो आपको इसमें संधि प्रकाश राग बताना है कि राग कौन सा हो जाएगा संधि प्रकाश। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है ना भाई, नहीं आपका हो जाएगा यमन, क्योंकि पूर्वी जो है सायकालीन संधि प्रकाश राग हो जाता है और भैरवी आपका प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हो जाते हैं। तो दोनों इस प्रकार से क्या है, तो ये आपके
संधि प्रकाश राग हो गया। लेकिन आपका यमन जो है आपका ये नहीं है, ये इसका जो हो जाता है आपका कौन सा गायन समय क्या होता है, ज़रा यमन का कमेंट कीजिएगा आप लोग। क्या रात्रि का प्रथम पहर? यस, यस और नो, बस इतना भी भाई कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है मतंग मुनि द्वारा रचित बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? भाई मतंग मुनि तो जैसा कि जानते हैं कि बृहदेशी की रचना किए हैं, मतंग मुनि के द्वारा बृहदेशी की रचना की गई है, ठीक है, बृहदेशी ग्रंथ की रचना। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितने अध्याय हैं। अगर अध्यायों की बात करेंगे तो 7 इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि 7 जो है सप्ताध्यायी बोले तो संगीत रत्नाकर हो जाएगा, आपका 36 बोले तो भरतकृत नाट्य शास्त्र हो जाएगा। लेकिन इसका जो माना जाता है इसका अध्याय वो दोस्तों 8 माना जाता है कि मतंग मुनि के बृहदेशी में 8 जो है आपका अध्याय है। और सबसे पहले इसी ग्रंथ में आपके राग शब्द का प्रयोग किया गया था, भाई याद रखना है। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। जयदेव ने अपनी ग्रंथ गीत गोविंद, भाई ये 12वीं सदी की ग्रंथ मानी जाती है, ये प्रबंध की जो है ये ग्रंथ मानी जाती है। तो जयदेव को अगर बोला जाए तो इनकी ग्रंथ कौन सी हो जाएगी? गीत गोविंद हो जाएगी भाई। और गीत गोविंद के बारे में बोला जाएगा कि इसकी रचना किसने की, तो ये आपके जयदेव हो जाएंगे। तो कब की गई? तो 12वीं शताब्दी में की गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वर्णन किया गया है किसका? सप्तपदी, अष्टपदी या फिर विषमपदी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो जवाब होगा ना दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा आपका अष्टपदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जयदेव ने अपनी ग्रंथ गीत गोविंद में अष्टपदी का जो है वर्णन किया है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा स्वरावलियों में निबद्ध, स्वरावली में जो निबद्ध होते हैं, जो ऋग्वेद की ऋचाएं कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो स्वरावलियों में निबद्ध ऋग्वेद की ऋचाएं कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका स्तोत्र कहलाती है, ठीक है, स्तोत्र कहलाती है। स्वरावलियों में निबद्ध ऋग्वेद की ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो स्तोत्र कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि यति इंगित करती है। देखिए यति आपके कितने प्रकार अगर पूछे जाएंगे, प्रकार इसके पूछे जाते हैं भाई, याद रखना है। यति के कितने प्रकार? यति के 5 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है ये वाला। अब यहाँ देखना है किसको इंगित करता है, क्या लय की विभिन्न आकृतियों को, या फिर कोमल तथा शुद्ध स्वरों को, या थाट या राग को, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हम अगर बात कर लेंगे यति जो है वो किसको इंगित करती है, तो ये इंगित करती है दोस्तों लय की विभिन्न आकृतियों को। जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लय की विभिन्न आकृतियों को कौन इंगित करता है? तो यति इंगित करता है, ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर का कि किस जाति के ताल के लिए अयुग्म संज्ञा का प्रयोग किया गया है। भाई देखिए किस जाति, कौन से जाति, यानी कि ताल के जो जाति होते हैं, जाति कितने 5 होते हैं ना भाई, कौन से आप लोग तो जानते ही हैं, त्रिस्त, चतस्थ, खंड, मिश्र, संकीर्ण, ये क्या है? ये ताल की 5 जातियां हैं, ठीक है। और इसके अंग के बारे में बात कर ले तो अंग कितने प्रकार के हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। लेकिन अभी जाति के बारे में पूछा जा रहा है कि किस जाति के लिए अयुग्म संज्ञा का प्रयोग किया गया है। देखिए अगर हम बात कर लेंगे इसमें त्रिस्त, यानी कि जो ये आपका त्रिस्त होता है उसके लिए जो है दोस्तों जाति ताल के लिए जो है अयुग्म की संज्ञा दी गई है किसको? त्रिस्त को, त्रिस्त जाति को, त्रिस्त भाग को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। त्रिस्त में मात्रा कितने भाई? 3 मात्रा होते हैं और 3 को अयुग्म, ठीक है। इस तरह से भी चतस्थ 4, खंड 5, मिश्र 7, संकीर्ण 9, ये होता है ना। आप लोग तो जानते हैं क्योंकि आप लोग को मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं भाई तो आप लोग जितना भी अभी तक सेशन पढ़ा हुआ है आपके जो यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग सारे सेशन को एक बार देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मान लीजिए कि आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप उतने में बीपीएससी को भी क्लियर कर ले सकते हैं, लेकिन बस कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो है मैं अभी वर्तमान में वही करवा रहा हूँ, और बाकी जो रिवीजन क्लासेस हैं वो तो चलती रहेगी आप लोगों के लिए। तो एक बार आप लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोग सारा प्रश्न जितना भी है दोस्तों, आप लोग एक बार हर सेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 13वां नंबर, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष वाजिद अली शाह को निर्वासित किया। भाई वाजिद अली शाह ये कौन थे? ये लखनऊ के, कहाँ के? लखनऊ के नवाब थे भाई, लखनऊ के नवाब थे। और इनको जो है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष जो है निर्वासित किया था? तो जवाब हो जाएगा इसका 1856 ईस्वी। याद रखिएगा 1856। 1857 में हमारा क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी ना, 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। बस उससे 1 साल पहले की बात है 1856 ईस्वी, ठीक है।
और वाजिद अली शाह कौन थे? ठुमरी के प्रवर्तक थे, ठुमरी का प्रचार प्रसार आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत के लिए सब मीडियंट स्वर का समानार्थ क्या है? देखिए सब मीडियंट स्वर, सब मीडियंट यानी मीडियंट, भाई मीडियंट यानी ऐसा याद रखिएगा कि मध्य वाला, ठीक है, मीडियंट यानी मध्य, ठीक है। तो पाश्चात्य संगीत में सब मीडियंट स्वर का समानार्थ होता है मध्यम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्या है, कल्याण थाट की मुख्य स्वरावली को पहचाने। देखिए कल्याण थाट की जो स्वरावली हो जाएगी दोस्तों, कल्याण, कल्याण में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि कल्याण में क्या होता है, म तीव्र लगता है ना भाई, म तीव्र। तो स्वरावली को पहचानिए किसमें म तीव्र है। देखिए यहाँ पे म तीव्र दिख रहा है, बाकी तो कहीं इसमें म नहीं है, तीव्र दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये दृष्टिकोण से ये अलग हो जाएंगे और हमारा जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे म जो है आपका तीव्र दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा दोस्तों। नंबर 16 हमारा प्रश्न है क्या है कि अलाउद्दीन खां के मुख्य गुरु कौन थे? भाई देखिए इन्होंने जो है बहुत सारे गुरुओं से जो है बहुत कुछ सीखा है भाई, किन्हीं से बांसुरी सीखा है, किन्हीं से सरोद सीखा है, किन्हीं से सितार सीखा है, किन्हीं से सुरबहार सीखा है, तो किन्हीं से गायकी सीखी है। तो ये भाई एक ऐसे कलाकार थे ना जो कि आपके क्या बोलते हैं उनको, अपनी भाषा में, क्रिकेट की भाषा में ऑलराउंडर, ठीक, लाइक जडेजा, ठीक है। तो ये आपके अलाउद्दीन खां के मुख्य जो गुरु थे वो कौन थे? ये गुरु थे इनके वजीर खां, ठीक है। वजीर खां जो थे ये किनके? अलाउद्दीन खां के मुख्य गुरु थे। अगर हम दबीर खां की बात कर लें, ये किनके गुरु थे? तो राधिका मोहन मैत्रेय जो थी, एक राधिका मोहन मैत्रेय, ठीक है, इनके गुरु ये थे दबीर खां। और वजीर खां जो थे मुख्य गुरु थे किनके? अलाउद्दीन खां के, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा। वैसे एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं आपको कि वासुदेव बुआ जोशी जो दिख रहा है ना, ये आपके पलूस्कर जी के गुरु थे, पलूस्कर जी के गुरु थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। पलूस्कर जी के गुरु कौन थे? तो बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इचल करंजीकर थे पलूस्कर के गुरु, और इचल करंजीकर के गुरु आपके थे वासुदेव बुआ जोशी। तो ये किनके थे? इचल करंजीकर, ठीक है। इचल करंजीकर के गुरु कौन थे? वासुदेव बुआ जोशी। और पलूस्कर के गुरु कौन थे? इचल करंजीकर। जरा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए क्लियर सद गए होंगे, उम्मीद है सवर गए होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का, स्वस्थान प्रणाली के अनुसार अलाप के कितने चरण होते हैं? देखिए स्वस्थान प्रणाली के अनुसार अगर हम बात कर लेंगे तो अलाप के अगर चरणों की हम बात करेंगे तो अलाप के 4 चरण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आलाप के 4 चरण, एक में होता है क्या? रागालाप होता है, रूपकालाप होता है, अलिप्ति गान होता है, चौथा स्वस्थान का नियम हो जाता है। तो यही आपके क्या है? स्वस्थान प्रणाली के अनुसार क्या होता है? 4 चरण होते हैं, किसके? तो अलाप के, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, तानसेन स्वामी हरिदास के अतिरिक्त किसके शिष्य थे? भाई तानसेन के गुरु तो आप लोगों ने बहुत रट्टा मार मार के पढ़ा है, स्वामी हरिदास और स्वामी हरिदास डागुरवाणी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये तो आप लोग जो जानते ही हैं। और तानसेन जो है आपके गोबरहार वाणी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो तानसेन के बारे में पूछ रहा है कि स्वामी हरिदास के अतिरिक्त ये भाई और किनके चेले थे? तो यही प्रश्न है। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौस, क्योंकि भाई इनके पिता जो थे मकरंद पांडे, उन्होंने ही कहा था कि भाई ये बेटा, ये जो है मोहम्मद गौस, इन्हीं की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि जन्म तो मतलब उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी इनके पिता को, तो इन्हीं की कृपा से कहा गया था कि ऐसा कि इन्हीं की कृपा से हुआ है। एक ये क्या थे? फकीर थे, तो बस मतलब उनसे मिलने आना जाना, शिक्षा दीक्षा थोड़ी सी हुई, तो ये भी गुरु की श्रेणी में आ गए, ठीक है। तो प्रश्न को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिए नंबर 19 हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, तानसेन त्यागराज संगीत समारोह का आयोजन कौन करता है? भाई कौन करता है, कहाँ होता है, ये नहीं पूछ रहा है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कहाँ होता है, ये चीज़ आपको बताना है कहाँ होता है, ठीक है। कौन करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है इसका जवाब हो जाएगा उत्तर दक्षिण ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, यही करता है तानसेन त्यागराज संगीत समारोह का आयोजन, क्योंकि तानसेन आपके उत्तरी संगीत के हैं और त्यागराज आपके दक्षिणी संगीत के हैं, इसीलिए उत्तर दक्षिण ऑर्गेनाइजेशन याद रख लेना है। कहाँ होता है जरा सा ये भी बताइएगा कमेंट करके। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ध्रुपद समारोह का आयोजन वाराणसी में कब आयोजित किया जाता है? देखिए कब से आयोजित किया जाता है वाराणसी में, कब से, यानी कब से चल रहा है भाई। ध्रुपद समारोह तो वाराणसी में होता है, ये पता चल गया है, लेकिन कब से है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो हो जाएगा नंबर 20 का जो जवाब होने वाला दोस्तों 1955 यानी कि 1955 ईस्वी से है, याद रखिएगा।
ध्रुपद समारोह का आयोजन वाराणसी में 1955 ईस्वी से किया जा रहा है, आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, कुदऊ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भाई कुदऊ सिंह ये पखावज वादक, ठीक है, पखावज वादक कुदऊ सिंह कौन है? पखावज वादक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म की अगर हम बात कर लेंगे तो इनका जन्म माना जाता है बांदा में। ठीक है, बांदा, क्या बांदा डिस्ट्रिक्ट है भाई? मुझे नहीं पता, बांदा जिला भी है क्या? तो ज़रा देखिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बांदा आपको याद रखना है। कुदऊ सिंह का जन्म बांदा में। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 22 नंबर का कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ ए आर रहमान। भाई ए आर रहमान बड़े नाम है, ये बॉलीवुड के चित्रपट संगीत के बड़े नाम हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इन्होंने, ये क्या है, संगीतज्ञ हैं। तो ए आर रहमान को ग्रैमी पुरस्कार कब दिया गया? तो ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम बात कर लेंगे तो ग्रैमी पुरस्कार आपको 2008 ईस्वी में इनको दिया गया है। और 2008 में एक व्यक्ति हैं जिनको क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो व्यक्ति कौन है, ज़रा उनके बारे में भी जान लीजिए। भीमसेन जोशी। ठीक है, भीमसेन जोशी यही व्यक्ति हैं जिनको 2008 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। और 2001 में किनको दिया गया था भारत रत्न? जरा कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, 2001 में भारत रत्न किनको मिला था? ठीक है, क्या ये आपके बिस्मिल्लाह खां थे या फिर कोई और थे? ठीक है, देखिए अगर हम बता दें आपको कि भारत रत्न सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में आपको MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया था। उसके बाद आपके 1999 ईस्वी में पंडित रविशंकर जी को दिया गया था, क्योंकि सुब्बुलक्ष्मी को 1998 ईस्वी में सबसे पहली बार दिया गया था सुब्बुलक्ष्मी को, इसीलिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ए आर रहमान को ग्रैमी पुरस्कार कब मिला भाई? 2008, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खां का जन्म समारोह प्रथम बार कब मनाया गया था? देखिए अलाउद्दीन खां, इनका घराना की हम बात करेंगे तो मैहर घराना हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इनके गुरु की बात कर लेंगे तो गुरु मुख्य कौन थे? अभी तो मैंने बताया आपको कि वजीर खां। तो ये जो है इनका जन्म समारोह जो है वो प्रथम बार कब मनाया गया था? वैसे इनका कमेंट कीजिएगा कि अलाउद्दीन खां का जन्म समारोह जो है वो कहाँ मनाया जाता है। तो प्रथम बार भाई कब मनाया गया था? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी में प्रथम बार मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तबले में गूंज उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्या लब का, स्याही का, गजरा का? भाई इन्हीं में से तो है, क्योंकि हम अधिक इसमें से जाएंगे नहीं और आपका उपयुक्त में से एक होना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि लब हो या स्याही हो, गजरा हो, सब क्या होता है? एक पूड़ी होता है। और इसी में क्या होता है, आपको यहाँ पे जब देखेंगे ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग चाटी हो गया, लब या मैदान हो गया, और ये आपका स्याही हो गया। ठीक है, तो यही स्याही जो है, यही स्याही आपके किस लिए प्रयोग होता है? तबले में गूंज उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे गजरा मढ़ा हुआ होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा पंजाब घराने में तबले को किसने स्थापित किया? देखिए पंजाब घराना की अगर बात हो रही है और तबले को स्थापित करने की बात हो रही है तो इसका जवाब आना चाहिए फट से आपको, फिरोज खां। ठीक है, ये फिरोज खां जी जो थे पंजाब घराने में तबले को स्थापित किया था। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर का, इनमें से कौन एक तबले का घराना नहीं है? देखिए तबले के घराना की अगर हम बात कर लेंगे तो इनमें से कौन सा घराना नहीं है? अजराड़ा, आप लोग तो बिल्कुल जानते हैं कि अजराड़ा है, फर्रुखाबाद है, बनारस है, लखनऊ है, पंजाब है। तो ये सब जो है आपके किसके हो जाते हैं? ये सब घराने जो है तबले के प्रसिद्ध घरानों में आते हैं। लेकिन आपका ग्वालियर जो है उतना प्रसिद्ध नहीं है तबला के लिए, इसलिए नहीं वाला में क्या हो जाएगा? आपका ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 27 प्रश्न हमारा हो जाएगा 27 नंबर का, तबल किस देश का वाद्य यंत्र था? दोस्तों देखिए यहाँ पे तबल पूछ रहा है, तबला नहीं पूछ रहा है। तबला भाई, क्योंकि तबला का आविष्कार जो है भारत में हुआ था और किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। कैसे किया था? तो पखावज को बीच से 2 टुकड़ा काट कर किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ तबल है, तो तबल किस देश का वाद्य यंत्र है? यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये आपका जवाब दे देना है बिल्कुल, कौन सा? फारस। ठीक है, तो तबल किस देश का वाद्य यंत्र है? तो फारस का है। चलिए आगे देख लीजिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न क्या है हमारा कि त्रिपुष्कर वाद्य का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो अगर हम त्रिपुष्कर की अगर हम बात कर लेंगे तो त्रिपुष्कर वाद्य का जो उल्लेख मिलेगा ना, तो ये भाई आपके किस काल में? तो ये आपके भरत काल में मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर कैसा वाद्य है? जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, त्रिपुष्कर कैसा है? तत् है, घन है, अवनद है, या फिर किस श्रेणी में आता है, या फिर कोई श्रेणी नहीं है, या फिर सम्मिलित है? तो आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा, यहाँ से आपके लिए प्रश्न है।
चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या संगीत रत्नाकर में पखावज के कितने अंग या वर्ण माने गए हैं? तो अगर हम संगीत रत्नाकर की बात करें तो ये 13वीं शताब्दी की ग्रंथ है और सारंग देव जी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। तो ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे पखावज के अंगों की, तो पखावज के कितने अंग या वर्ण माने गए हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 16 माने गए हैं। ठीक है, अगर तबला पूछता तो तबले के कितने? तबले के 10 वर्ण माने गए हैं। पखावज है तो पखावज के कितने वर्ण? 16 वर्ण। आगे देखिए नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे संगीत का जितना भी इंपॉर्टेंट अभी मैंने करवा दिया है सबको ज़रा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कर दिया कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, कृपाल राय को मृदंग राय की उपाधि किसने दी थी? देखिए, कृपाल राय को अगर मृदंग राय की उपाधि के बारे में बोला जाए तो किस मुगल बादशाह ने दिया था? इसका जो जवाब हो जाएगा भाई, इसका जो मुगल बादशाह हो जाएंगे ये आपके कौन हो जाएंगे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने कृपाल राय को मृदंग राय की उपाधि दी थी क्योंकि ये मृदंग बहुत अच्छे बजाते थे, ये मृदंग वादक थे। तो उसी से क्या हुआ कि प्रसन्न होकर औरंगजेब जो थे ना अपने औरंगजेब भाई क्या कीजिएगा। चलिए भाई, ऐसे ऐसे मुगल शासक थे, संगीत से लगाव रहा है, अच्छी बात है, हमारी सब्जेक्ट से उनको भी लगाव था। ठीक है, तो कृपाल राय को मृदंग राय की उपाधि किसने दी? तो जवाब हमारा औरंगजेब ही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए आप लोग फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, और हम फिर से आप लोगों के लिए नए प्रश्न की तलाश करेंगे और जो बेसिक प्रश्न, जो अच्छे अच्छे जो प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से जो पूछे गए हैं, जो टॉपिक था, जो उसका चैप्टर था, तो उन सब चैप्टरों से आप लोग के पास प्रश्नों को प्रस्तुत करने की प्रयास करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, और रेगुलर बस यही मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और साथ ही सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा जरूर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।